हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को टैक्स और ऑडिट रिपोर्ट के लास्ट क्लॉज क्लॉज 44 को आप कैसे फिल कर सकते हैं वो इस वीडियो में बताऊंगी। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं सारे क्लॉजेस को एक्सप्लेन करके, जिसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। बट अब गाइडेंस नोट जो आईसीआई के तरफ से इशू हुआ है उसमें उन्होंने क्लॉज 44 को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अब वो एप्लीकेबल है। क्योंकि अभी जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल होंगी वो आफ्टर 1 अप्रैल 22 होंगी, और क्लॉज 44 एमिनेंस में था टिल 31 मार्च 22। तो तब तक ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं था, उसके बाद के रिपोर्ट्स में सब में ये एप्लीकेबल होगा। तो इस क्लॉज का आपको कैसे डिटेल्स प्रिपेयर करनी है पीएनएल से, और एक्चुअली में हर एक कॉलम का मतलब क्या है वो हम अब देखते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहे। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्लॉज 44, ये कौन से स्टेटमेंट में आपको मिलेगा? जब आप फॉर्म 3CD फिल करेंगे तब आपको ये मिलेगा। जो क्लॉज 44 का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट है आपको कैसे टोटल एक्सपेंडिचर भले ही असेसी जिस असेसी के आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, सबको ये क्लॉज फिल करना है। वो भले ही रजिस्टर्ड नहीं हो बट उसके जो एक्सपेंसेस है वो उसने जो उन्हें परचेजेस किए है, एक्सपेंडिचर इंकर किया है, वो कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन से कर चुके हो या कुछ रजिस्टर्ड से कर चुके, तो उसी की डिटेल बतानी है। तो ये क्लॉज सब पे एप्लीकेबल है जिनका टैक्स ऑडिट हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अब टोटल एक्सपेंडिचर पूरे साल भर में फाइनेंशियल ईयर 21-22 में टोटल एक्सपेंडिचर को आपको डिवाइड करना है। रजिस्टर्ड असेसीज, रजिस्टर्ड जीएसटी असेसीज से कितना खरीदा है और अनरजिस्टर्ड जीएसटी असेसीज से कितना खरीदा है। जिन रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है, सर्विसेज ली हैं या गुड्स लिए हैं या दोनों लिए हैं, रजिस्टर्ड पर्सन से अगर लिया है, कौन से? जीएसटी रजिस्टर्ड, उसको भी आपको फर्दर बाइफरकेट करना है। कैसे बाइफरकेट करना है, किस किस में? फर्स्ट है एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज, उसमें से कितने हैं जो आपने रजिस्टर्ड असेसी से खरीदा है, उसमें से जो आपने गुड्स खरीदे वो एग्जेम्प्ट कितने हैं। सेकंड, कॉम्पोजिशन डीलर से आपने कितना खरीदा है उसको भी आपको सेपरेटली बताना है, वो भी जीएसटी रजिस्टर्ड होते हैं, बस उनने स्पेशल स्कीम को ऑप्ट करके रखा है इसलिए वो कॉम्पोजिशन डीलर्स माने जाते हैं। जब आप टोटल जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन के एक्सपेंडिचर में से ये दो आइटम्स हटा देंगे, एक तो एग्जेम्प्टेड गुड्स और कॉम्पोजिशन डीलर से कितना खरीदा है, तो जो बाकी के बचेगा अदर, वो होगा अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज से। तो फॉर्मेट कुछ ऐसा है, एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट, पहले तो आपको फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर है, सेकंड कॉलम में है टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये सेकंड है, इसमें आपको टोटल एक्सपेंडिचर बताना है। अब मैं आगे वीडियो में हर एक कॉलम को एक्सप्लेन करूंगी टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जितने भी जीएसटी रजिस्टर्ड एंटिटीज से आपने खरीदा है उसको आप बताना, एक जगह लिख लीजिए। उसमें से फिर बाइफरकेट करिए, एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड एक्सपेंडिचर कितना है। कॉम्पोजिशन, कॉलम 3 में एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज है, कॉलम 4 में कॉम्पोजिशन डीलर से कितना आपने खरीदा है, फिफ्थ कॉलम में अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज से एक्सपेंडिचर डिटेल आ जाएगा फिफ्थ कॉलम में। तो 3, 4, 5 में एक्सपेंडिचर की डिटेल आपको बतानी है फ्रॉम रजिस्टर्ड एंटिटीज। सिक्स्थ कॉलम में इन्हीं रजिस्टर्ड एंटिटीज जिनसे आपने एक्सपेंडिचर इंकर किया उसको कितना पेमेंट किया है, टोटल पेमेंट टू रजिस्टर्ड एंटिटीज कितना है, 6। तो 3+4+5 = 6 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ क्रेडिटर्स आपके पड़े हो, कुछ प्रोविजंस में पड़े हो जो आपने नेक्स्ट ईयर किया है, तो जरूरी नहीं है 3+4+5 कॉलम =6 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं होगा तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपके जरूर क्रेडिटर्स पड़े होंगे, आप बैलेंस शीट में देखोगे तो क्रेडिटर्स पड़े होंगे, या प्रोविजन में पड़े होंगे, पेबल्स में पड़े होंगे। इसके बाद सेवेंथ लास्ट कॉलम है अनरजिस्टर्ड
असेसी से आपने कितना खरीदा है, वो एक्सपेंडिचर बताना है। अब जब आप इसकी वर्किंग बनाएंगे तो इसका एक ध्यान आपको ये रखना है कि टोटल एक्सपेंडिचर आप जो सेकंड कॉलम में बता रहे हैं उसी का ही बाइफर्केशन 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम और 7 कॉलम में होना चाहिए। मतलब 2 = 3 + 4 + 5 + 7 अपन कह सकते हैं कि ये होगा, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर का ही बाइफर्केशन बता रहे हैं रजिस्टर्ड एंटिटीज में और अनरजिस्टर्ड में, और फिर रजिस्टर्ड में फर्दर बाइफर्केशन है, तो इसलिए 2 = 3 + 4 + 5 + 7 होगा। अब अपन इसको सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं कि करना क्या है। करना यह है कि पहले तो टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है। टोटल एक्सपेंडिचर देखते क्या है। टोटल एक्सपेंडिचर को फिर आपको दो में बाइफरकेट करना है, रजिस्टर्ड एंटिटीज से कितना है और अनरजिस्टर्ड एंटिटीज से कितना है। अनरजिस्टर्ड एंटिटी का आपको जैसी पता चल जाए फौरन 7th कॉलम में डाल दो। रजिस्टर्ड एंटिटी के बाद आपको फर्दर एक और स्टेप फॉलो करनी है, उसमें से बाइफरकेट करना है रजिस्टर्ड एंटिटी में भी कितना एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज है अलग से जो आपने खरीदे होंगे, कॉम्पोजिशन डीलर से कितना खरीदा है, और बाकी के जो भी बचता है एक्सपेंडिचर फ्रॉम रजिस्टर्ड एंटिटीज वो अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज में आ जाता है। एंड सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड जो रजिस्टर्ड एंटिटी का टोटल एक्सपेंडिचर है उससे आपने कितना पेमेंट किया है उनको, बैंक या कैश से कितना उनको पे किया गया है, वो आपको लास्ट कॉलम में बताना है। तो ये आपकी वर्किंग रेडी होनी चाहिए जब आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर रहे हो। अब टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर मतलब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे तो जो आपका एक्सपेंस साइड है सबको उठाना है क्या? तो जो एक्सपेंडिचर बोला गया टोटल एक्सपेंडिचर which includes purchases also, and according to guidance note issued by ICAI, head wise या nature wise detail is not required। मतलब कहीं पे भी ये नहीं बोला कि आपका जो हेड वाइज है परचेज कितनी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में कितना है, ऐसे आपको हेड वाइज नहीं देना, आप टोटल एक्सपेंडिचर भी बता सकते हैं, बट इसकी वर्किंग आपके पास होनी चाहिए। एज एन ऑडिटर यू हैव टू मेंटेन योर वर्किंग पेपर्स। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। जब आप एक्सपेंस साइड देखेंगे तो उसमें आपको क्या क्या दिखेगा, डेप्रिसिएशन भी दिखेगा, बैड डेट्स की एंट्री अगर होगी, बैड डेट आइटम्स होंगे तो वो दिखेंगे, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स होगा, जीएसटी में अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है, लेट फीस पे किया है, वैसे ही टीडीएस में कोई इंटरेस्ट पे किया है या लेट फीस पे की है, तो ये एक्सपेंसेस जरूर हैं, बट ये आपने किसी थर्ड पर्सन को पे नहीं किया है, कोई रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन को नहीं पे किया। डेप्रिसिएशन इज नॉट योर कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, तो इसको हटाना है। बैड डेट आइटम इज योर नॉट एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड, आप डेटर्स को रिटर्न ऑफ कर रहे हो। वैसे ही प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इज योर पर्सनल एक्सपेंडिचर, आप इनकम टैक्स को पे करो, कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड को नहीं पे करो। वैसे ही जब जीएसटी की लेट फीस या इंटरेस्ट पे करते हो वो भी आप किसी एंटिटी को नहीं पे करते, डिपार्टमेंट को पे करते हो। तो दीज काइंड ऑफ एक्सपेंसेस यू हैव टू एक्सक्लूड फ्रॉम टोटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद गाइडेंस नोट फर्दर ये भी एक्सप्लेन करता है कि जब आप शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 देखेंगे तो उसमें स्पेसिफिक लिस्ट बताई है एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस की, जो सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है और ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो जब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ही नहीं है तो मतलब वो जीएसटी के परव्यू में आते ही नहीं है, तो वो एक्सपेंसेस भी आपको टोटल एक्सपेंडिचर से हटाना है। फॉर एग्जांपल जब आप एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप देखेंगे तो वो कवर्ड है शेड्यूल 3 में, तो उस रिलेशनशिप के तहत एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है, वो सैलरी भी आपके एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस जब आप देखोगे तो एक्सपेंडिचर साइड रिफ्लेक्ट करती है, तो आपको सैलरी को भी इंक्लूड नहीं करना है जब आप ये टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो वही एक्सपेंडिचर आपको कंसिडर करना है जो होली आपके बिजनेस से रिलेटेड है, सैलरी आपके बिजनेस से रिलेटेड है, बट आप रजिस्टर्ड एंटिटी अनरजिस्टर्ड एंटिटी का भी आपको ध्यान रखना है। तो शेड्यूल 3 के जो भी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन है उसको आपको हटाना है। फिर इसके बाद आप जैसे प्रॉफिट एंड लॉस को ही अगर आप देखेंगे तो आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो
बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट में क्लासिफाइड है। ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया हो, लाइक फिक्स्ड एसेट खरीदे हो, वो भी आप रजिस्टर्ड एंटिटी से खरीद सकते हैं या अनरजिस्टर्ड से खरीद सकते हैं, तो वो एक्सपेंडिचर भी आपको इंक्लूड करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ आपको बैलेंस शीट के फिक्स्ड एसेट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया है वो भी आपको ध्यान देना और उसको बाइफरकेट करना है, रजिस्टर्ड एंटिटी से कितना और अनरजिस्टर्ड से कितना। ये तो हो गया अपने सेकंड कॉलम की बात। अब हम देखते हैं जो एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, जो अपना थर्ड कॉलम है कि एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज को कैसे निकालें। ये क्या है एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज? तो बताया गया है कि वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर एग्जेम्प्ट नीड टू बी गिवन। तो सबसे पहले तो आपको एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज की सप्लाईज, इनवर्ट सप्लाईज, वो निकालनी है। उसके पहले आपको पता होना चाहिए एग्जेम्प्ट सप्लाईज होती क्या है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 एक्सप्लेन एग्जेम्प्ट सप्लाई। Exempt supply means supply of any goods or services of both which attract nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax under IGST Act includes non-taxable supply। तो एक तो वो सप्लाईज जिसमें निल रेट अट्रैक्ट हो रहा हो एंड जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है ये हमारी एग्जाम सप्लाईज में आती हैं। इसके लिए आपने अकाउंटिंग कैसे करी है इस पे भी बहुत डिपेंड करता है आपके ये टेबल बनने में। अगर अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से क्लासिफाइड है एग्जाम सप्लाई में तो आपको हेल्प मिलेगी, अदरवाइज आपको खुद मैनेजमेंट से ही ये एक्सट्रैक्ट करवाने पड़ेंगे डिटेल्स की जो एक्सपेंसेस है उसमें से एग्जाम सप्लाईज कौन सी है, और ये हमें बिल्स देख के ही पता चलेगा। तो आपको निल रेटेड टैक्स सप्लाईज एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाईज का ध्यान देना है जब आप थर्ड कॉलम में दे रहे हैं। इसके बाद एग्जाम सप्लाईज कौन कौन से नोटिफिकेशन से आप देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 जो कि सेंट्रल टैक्स रेट वाला नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। नोटिफिकेशन नंबर 11/2017, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। वैसे ही अगर आईटी इंटीग्रेटेड टैक्स में देखें तो नोटिफिकेशन 1/2017, 2/2017, 8/2017, 9/2017, ये मैंने यहाँ पर शीट में बताया गया है। ये नोटिफिकेशन को आप रेफर कर सकते हो टू चेक द एग्जाम सप्लाईज। वैसे ही नॉन टैक्सेबल सप्लाई को भी डिफाइन करा गया है सीजीएसटी एक्ट में। सेक्शन 278 क्लॉज में सीजीएसटी एक्ट 2017 के नॉन टैक्सेबल सप्लाईज को एक्सप्लेन किया गया है। दैट मींस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ विच इज नॉट लीविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट और अंडर आईजीएसटी, जिसमें टैक्स ही नहीं लगता। और ऐसे कितने अपने गुड्स हैं और सर्विसेज जिस पे टैक्स नहीं लगता, वो सेक्शन 9 बताता है सीजीएसटी एक्ट का और सेक्शन 5 बताता है आईजीएसटी एक्ट का। अभी तक दो ही सप्लाईज बताई गई हैं, एक है सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और दूसरा है सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये दो प्रकार की सप्लाईज को ही नॉन टैक्सेबल सप्लाईज कहा गया है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप को ऑडिट कर रहे हैं तो वहां पर पेट्रोल और डीजल ये सब अपने नॉन टैक्सेबल सप्लाईज होते हैं, तो उसको आपको कहां पर बताने पड़ेंगे उनके परचेजेस को, थर्ड कॉलम में। नेक्स्ट है कॉलम 4 जो कि है एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज फॉलिंग अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर्स को आप कैसे देखेंगे, तो ये कैसे पता चलेगा कि सामने वाला कॉम्पोजिशन डीलर है कि नहीं? तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप उनके इनवॉइस देखोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि उनने सेक्शन 10 के जो स्कीम है कॉम्पोजिशन स्कीम उसको ऑप्ट करके रखा है। वो ये कहता है कि जो भी कॉम्पोजिशन डीलर है वो अपने इनवॉइसेस में जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, उसको खुद से देना है जीएसटी। वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, तो आपको इंटरस्टेट सप्लाईज के इनवॉइसेस नहीं देखना, इंट्रा के ही देखने हैं। और उनके जो इनवॉइस है वो टैक्स इनवॉइस नहीं होगा, बिल ऑफ सप्लाई होता है। ऊपर बड़े शब्दों में लिखा रहता है बिल ऑफ सप्लाई। और उसी के बाद उनको ये भी कंपलसरी है टू मेंशन दैट कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है वो और नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बिल ऑफ सप्लाई में। तो ऐसे बिल्स आपको अलग से मिल जाएंगे जब आप ऑडिट करेंगे।
या फिर आपके मैनेजमेंट में प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो किया है, तो जब लेजर मेंटेन करते तो लेजर में अगर कॉम्पोजिशन डीलर मेंशन कर दिया होगा तो आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो इन्फॉर्मेशन। बट वैसे कॉम्पोजिशन डीलर से जो भी परचेज करते हैं, या फिर जो परचेजेस 17(5) ब्लॉक क्रेडिट्स होते हैं, उनके लिए जनरली अकाउंटिंग में जीएसटी नंबर मेंशन नहीं किया जाता, क्योंकि पता रहता है कि इनका तो क्रेडिट अपन को मिलना नहीं है। तो इस वजह से कॉम्पोजिशन अलग से नहीं लिखा रहता उनके लेजर्स में, और ना ही ब्लॉक क्रेडिट की इंफॉर्मेशन होती है, तो जीएसटी नंबर नहीं है। तो इन दैट केस क्या करें? तो गाइडेंस नोट में ये भी बताया गया कि इन केस ऑफ इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट विच आर ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, और इन केस ऑफ purchases from person registered under composition levy, it is a normal practice of small and medium taxpayer not to mention GSTN of said supplier in their accounting software. Hence, a suitable remark reference in this regard by the tax auditor may be included in the report. जो भी आप assumption follow कर रहे हैं इस क्लॉज के लिए, आपको सारे assumption आपके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में बताने हैं। 3CA हो 3CB हो, आपको सारे डिस्क्लेमर्स डालने हैं रिगार्डिंग एवरी assumption you follow while filing tax audit report. तो ये था हमारा कॉलम 4। नेक्स्ट कॉलम है जितने भी रजिस्टर्ड एंटिटीज बाकी की बचे हैं एक्सपेंडिचर, वो आपको कॉलम 5 में डालना है। एग्जेम्प्टेड अलग कर लिया, कॉम्पोजिशन का अलग कर दिया, बाकी के सब कॉलम 5 में आएंगे। तो कॉलम 5 में क्या होंगे? वही होंगे कि कॉम्पोजिशन डीलर और एग्जाम सप्लाई को हटा के जितने भी आपकी इनवर्ट सप्लाई रजिस्टर्ड डीलर से हैं। कॉलम 6 है टोटल पेमेंट टू रजिस्टर्ड एंटिटीज। तो टोटल पेमेंट टू रजिस्टर्ड एंटिटीज मतलब जो थर्ड कॉलम में आपने एक्सपेंडिचर बताया, दैट इज एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज सप्लाईज। फोर्थ कॉलम में जो बताया कॉम्पोजिशन डीलर्स से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है, एंड फिफ्थ अदर सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड एंटिटी। इन तीनों को मिला के आपने जो पेमेंट किया है रजिस्टर्ड एंटिटीज को, उसकी जानकारी आपको कॉलम 6 में बतानी है। Hence, the total expenditure in respect of registered entities, that is sum total of value reported in column 3, 4 and 5 should be reported in column 6. तो मैंने जैसे आपको कहा कि अगर आपके नो क्रेडिटर्स हैं, कोई भी क्रेडिटर्स नहीं है, कुछ भी पेबल्स नहीं है, आप मतलब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका 3 + 4 + 5 = 6 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी कॉलम 7 में बताना है आपको। जो भी अनरजिस्टर्ड एंटिटीज से आपने नॉन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंटिटीज से खरीदा है, वो सारे सप्लाईज आपको कॉलम 7 में बताने हैं। The value of inward supply of goods and or services received from unregistered person should be reported here. It should be ensured that the total of columns 6 and 7 tallies with the amount mentioned in column 2. जैसे मैंने आपको बताया, जब आप टोटल एक्सपेंडिचर कॉलम 2 में बताएंगे, उसी का बाइफिकेशन रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड होगा। तो रजिस्टर्ड में जब आप 3 + 4 + 5 करेंगे और +7 करेंगे, तो आपका कॉलम = 2 हो जाएगा। यहाँ मैंने जो 6 और कॉलम शुड टैली विद कॉलम 2 बताया है, ये इन दैट केस बताया जब आपकी टोटल पेमेंट ही इंक्लूड करती है टोटल एक्सपेंडिचर इन रिगार्ड ऑफ रजिस्टर्ड एंटिटीज। तो ये तो मैंने आपको प्रोविजन समझाया, ये क्या प्रोविजन है। अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली इसको कैसे हम फॉलो करें। ये एक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लिया है, जिसके आपको जो एक्सपेंस साइड है उसको देखना है, जिसमें परचेज अकाउंट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपकी प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग मेंटेन है, मतलब जहाँ पर रजिस्टर्ड एंटिटी का सेपरेट लेजर है, एग्जेम्प्टेड का अलग सेपरेट लेजर है, आपको पता है कि किस किस में जीएसटी मतलब जीएसटी बेस्ड अकाउंटिंग हुई है टैली में। अगर टैली सॉफ्टवेयर और जीएसटी बेस्ड अकाउंटिंग हुई है, तो जैसे कि हम सबको पता है कि टैली सॉफ्टवेयर में जब आप एक लेजर ओपन करते हो, तो लेजर में बताना पड़ता है जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं, और रेट भी आपको वही मेंशन करना रहता है, और वो अनरजिस्टर्ड है तो आप अनरजिस्टर्ड बताते हैं। तो अगर उस तरह से अकाउंटिंग मेंटेन है, अकाउंटिंग से रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके अकाउंटिंग प्लेलिस्ट में आप सारे जीएसटी वाइज अकाउंटिंग कैसे की जाती है इन टैली सॉफ्टवेयर, वो भी आप देख सकते हैं।
तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट मार्क करना है कि कौन कौन से रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड एंटिटीज। तो यहाँ मैंने येलो कलर रजिस्टर्ड एंटिटी के लिए किया और ऑरेंज अनरजिस्टर्ड के लिए किया है। तो आपको बाइफरकेट करना है एक एक लेजर में कि कौन कौन से हमारे रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड है। बट कौन कौन से हटाने हैं, पहले आप ये देखेंगे कि कौन कौन से इंक्लूड नहीं करने। जैसे डायरेक्टर रेम्युनरेशन है, जीएसटी फीस, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस हैं, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स है, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस है, टीसीएस है, सैलरी टू स्टाफ है, डेप्रिसिएशन है। इस प्रकार के जो एक्सपेंसेस हैं ये आपके आपको इंक्लूड नहीं करने हैं टोटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में समझाया, टोटल एक्सपेंडिचर आपको जो बिजनेस के लिए होली इनकर किया गया हो और जो शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में एक्टिविटीज बताई गई हैं वो कवर्ड नहीं हो। क्योंकि हम यहाँ पर जो डिटेल्स बता रहे हैं वो जीएसटी से रिलेटेड बता रहे हैं कि कितने जीएसटी रजिस्टर्ड एंटिटी से खरीदा और कितना अनरजिस्टर्ड से खरीदा है। तो सैलरी तो हमारे एम्प्लॉयज को दी जाती है, तो वो कोई आउटसाइड पर्सन को नहीं दिया जाता, तो इसलिए वो रजिस्टर्ड एंटिटी अनरजिस्टर्ड एंटिटी में फॉल नहीं करेंगे। तो ऐसे करके आपने जब बाइफरकेट कर लिया सबसे पहले कि कौन कौन से रजिस्टर्ड एंटिटी एक्सपेंडिचर है और अनरजिस्टर्ड एक्सपेंडिचर, अनरजिस्टर्ड एंटिटीज एक्सपेंडिचर है, ये दोनों आपने बाइफरकेट कर लिए। उसके बाद कौन कौन से आपके एग्जेम्प्ट है, तो जैसे अकाउंटिंग आपकी मेंटेन होगी तो आप उसमें इजीली ट्रेस कर लेंगे कि कौन कौन से एग्जेम्प्टेड हैं। एंड उसके बाद कॉम्पोजिशन डीलर से कितने हैं वो आपको अलग से इसी में से देखने पड़ेंगे, रजिस्टर्ड एंटिटी में से कितने कॉम्पोजिशन डीलर्स वाले हैं। एंड उसके बाद शीट 2 में आप जैसे यहाँ पर टोटल अमाउंट मैंने लिख लिया है। टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट मतलब जितने भी मैंने कलर किए हैं रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सबको मिला के ये मेरा टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। उस टोटल एक्सपेंडिचर में से मैंने रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में बाइफर्केशन किया है। रजिस्टर्ड में भी एग्जेम्प्ट सप्लाईज कितनी है और कॉम्पोजिशन क्योंकि इस केस में कॉम्पोजिशन नहीं है तो इसलिए 0 है। एंड अदर बाकी के अदर में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं ऐड करूंगी 3+5+7 तो ये मेरे इक्वल होना चाहिए 2 के। क्यों, क्योंकि 2 जो टोटल एक्सपेंडिचर आप 2 सेकेंड कॉलम में बताएंगे उसी का ही बाइफर्केशन आप 3 to 6 एंड 7 में बताने वाले हैं। 3 to 6 नहीं, 3 to 5 और 7 में बताने वाले हैं। 6 में तो आपको टोटल पेमेंट बताना है। आप टोटल पेमेंट कैसे आएगा, टोटल पेमेंट आएगा जो आपने 3+4+5 एक्सपेंडिचर जितना आपका बन रहा है उसमें से कितना एंटिटीज को पे कर दिया है। इसके लिए भी मैंने आपको बताया कि आपको क्या देखना है कि अगर कोई क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग नहीं है या कोई पेबल्स की एंट्री नहीं है, प्रोविजंस की एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब है आपका 3+4+5=6 हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ भी पेबल रखा नहीं है ना, आपको फ्यूचर में कुछ पे करना, जितना खरीदा उतना पूरा का पूरा उनको पैसे पे कर दिए। बट अगर आपके क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग है, पेबल्स हैं, प्रोविजंस है, तो उतना आपने उनको पे नहीं किया है, तो जितने एक्सपेंडिचर हमने इंकर किया है पूरा का पूरा पे नहीं हुआ है, तो जितने क्रेडिटर्स पेबल्स प्रोविजन है उसमें से आपका ये डिफरेंस आ जाएगा। मतलब 3+4+5 -6 करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द क्रेडिटर्स। 3+4+5 तो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 60,83,27,117। ये हमारे टोटल एक्सपेंडिचर है टू रजिस्टर्ड। है ना। अब इसमें से जब मैं पेमेंट्स माइनस कर दूंगी तो मेरे जो क्रेडिटर्स 99,14,225 ये मेरे क्रेडिटर्स होने चाहिए, पेबल्स होने चाहिए, प्रोविजंस होने चाहिए। अगर आपका ये रिकंसाइल हो जाता है मतलब आपका ये टेबल सही बना है। दो बातों का आपको ध्यान रखना है, एक तो टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू 3+4+5+7 हो, जो कि मेरे यहाँ पर हो रहा है, दिस इज इक्वल्स टू दिस।
सेकंड कौन सा पॉइंट है? सेकंड पॉइंट है कि जब आप पेमेंट निकालेंगे, पेमेंट की डिटेल, तो 3 + 4 + 5 - 6 इक्वल्स टू जो अमाउंट आ रहा होगा उतना आपका क्रेडिटर, पेबल या प्रोविजंस होना चाहिए। अगर आपका ये रिकंसाइल हो रहा है, दैट मीन्स आपका ये टेबल सही बना है। तो सबसे पहले तो आपको मैनेजमेंट से पूछना है कि वो टेबल बना के दे इस फॉर्मेट में, एंड उसके बाद आपको ऑडिट करना है। तो होप आपको ये क्लॉज समझ आया होगा। मैंने प्रैक्टिकली भी कोशिश की, उसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी उसको सॉल्व करने का। थैंक यू।